हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे पढ़ाते आ रही हूँ, बट यहाँ पे स्टूडेंट के साथ इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारा साइंस एक्सप्लोर्ड नाम से एक एजुकेशनल ऐप भी है, जहाँ पे हम लाइव बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ कुछ कोर्सेज पेड भी है तो कुछ फ्री भी है। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कोर्स आप ले सकते हो। ऑल्सो अगर आप मुझसे कोई कोर्स पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सके। तो चलिए अभी हम हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम रेड ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि रेड ब्लड सेल को ही आरबीसीज कहा जाता है, ऑल्सो इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आरबीसीज का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आरबीसीज आर ए न्यूक्लिएटेड। अब ए न्यूक्लिएटेड मतलब ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा, जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ऐसे सेल को ए न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है। तो जो मैच्योर्ड आरबीसी है वो ए न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा। ये सेल बाइकॉन्केव शेप की रहेगी, इसका शेप बाइकॉन्केव रहेगा एंड फील्ड विथ हीमोग्लोबिन, और इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा ये हम आगे जाके इसी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये ए न्यूक्लिएटेड है, बाइकॉन्केव है एंड इसके अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। तो जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है ये कहाँ पे होगा? बोन मैरो के अंदर होगा। मान लो ये बोन है, तो बोन के अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसे कहा जाता है रेड बोन मैरो। तो इसी रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसीज का प्रोडक्शन होगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, स्टेम सेल derived erythroid precursors under a series of morphological changes to become matured erythrocyte। अब इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है, ये इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप होती है, डायरेक्टली आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है बोन मैरो, तो बोन मैरो में ही आरबीसी का प्रोडक्शन होगा जिसे हमने इरिथ्रोपोइसिस कहा है। तो बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं और इसी स्टेम सेल का सेल डिवीजन होता जाएगा और फाइनली इरिथ्रोसाइट बन जाएंगे। तो जैसे कि ये जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसका पहले क्या फॉर्मेशन हुआ? इससे उससे बना है माइलॉइड प्रोजेनाइटर, उसके बाद उससे बना प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो ऐसे करते हुए अलग अलग सेल बन जाएंगे और इस प्रोसेस में यहाँ पे इस स्टेप में इसमें से न्यूक्लियस ये निकल जाएगा। तो हमें पता है कि जो मैच्योर्ड आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इसके बीच वाले स्टेप में ही इसमें से आरबीसीज में से न्यूक्लियस ये निकल जाएगा और फाइनली मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट बन जाएंगे, मतलब आरबीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए मिनिमम 23 to 24 डेज लग जाते हैं। मतलब ये जो आरबीसीज का प्रोडक्शन बोन मैरो में स्टार्ट हुआ था, वहाँ से लेके मैच्योर होने तक, उसके मैच्योरिटी तक उसको कितने दिन लग जाते हैं? 23 to 24 डेज उसको मैच्योर्ड होने के लिए लग जाएंगे। और जैसे ही ये आरबीसी मैच्योर्ड हो जाएगी वो चली जाएगी ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद वो खुद का फंक्शनिंग देगी। नॉर्मली उसका फंक्शन क्या है? गैसेस एक्सचेंज का वो काम करेगी। बट आफ्टर 100 to 120 दिनों के बाद क्या होता है? ये जो आरबीसीज है ये ओल्ड हो जाएगी, वो उसका फंक्शन नहीं दे पाएगी। इस वजह से 120 दिनों के बाद ओल्ड आरबीसी का स्प्लीन और लीवर यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ऐसी इस आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है। तो हमने अब तक क्या लर्न किया है? हमने लर्न किया है कि इरिथ्रोसाइट्स ये अन्यूक्लिएटेड है, वो बाइकॉन्केव सेल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है।
उसके बाद हमने देखा है कि आरबीसीज का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होगा और उस प्रोसेस को हमने कहा था इरिथ्रोपोइसिस। अब ये जो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप होगी और मैच्योर्ड आरबीसी बनाने के लिए 24 डेज लग जाएंगे और जैसे ही वो ब्लड में आएगी तो 100 से लेके 120 दिनों तक वो ओल्ड आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ पे हो जाएगा, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो, यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। अभी हम इस आरबीसी के साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये सेल है तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म रहेगा और आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा जो कि प्रोटीन है और ये प्रोटीन का क्या काम होता है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो जो इरिथ्रोसाइट है मतलब जो आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन रहेगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये टेट्रामेयर स्ट्रक्चर का है, मतलब इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसे ग्लोबिन चेन कहा जाता है। और ये जो ग्लोबिन चेन है ये अलग अलग फॉर्म की होती है, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे 4 अलग अलग टाइप के ग्लोबिन चेन होती है। सो इसके बेसिस पे ही हीमोग्लोबिन ये अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि HbA, HbA2, HbF ऐसे। तो जो एडल्ट है उनके अंदर HbA ये हीमोग्लोबिन रहेगा, मतलब इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन रहेगी। ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये जो 4 ग्लोबिन चेन से बना है उसके अंदर होता है हीम ग्रुप और इस हीम ग्रुप के अंदर रहेगा Fe, दैट मीन्स आयन। तो ये जो आयन है इसके अंदर यही गैसेस को बाइंड करता है, जो कि मैंने पहले बताया है कि हीमोग्लोबिन ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयन है, हीम ग्रुप के अंदर जो आयन है वही आयन बाइंडिंग करेगा गैसेस के साथ एंड देयरफॉर ईच हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये Fe है, ये जो आयन है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है और ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। सो आरबीसी का ये हुआ साइटोप्लाज्म। अभी हम देखेंगे कि आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है। तो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि आरबीसी के अंदर होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर रहेगा हीम ग्रुप और हीम ग्रुप के अंदर रहेगा आयन। तो ये जो आयन है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेगा और बाइंड कहाँ पे करेगा, जैसे कि ये लंग्स है तो लंग्स में जो एयर आएगी, जो ऑक्सीजन आएगा उसके साथ ये आरबीसीज का बाइंडिंग होगा। अब ये आरबीसीज जो ब्लड में है वो फ्लोट होते होते, मतलब सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से वो ऑर्गन्स की तरफ चले जाएगा। अब ऑर्गन में जैसे ही वो आरबीसी पहुंच जाएगी तो उसमें से ऑक्सीजन वो ऑर्गन्स को दे देगा और ऑर्गन्स के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आएगा आरबीसीज के पास और आरबीसीज उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर से चला आएगा लंग्स के पास और यहाँ से लंग से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंक देते हैं। सो रेस्पिरेशन के टाइम में ये जो हीमोग्लोबिन है ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो यही इसका फंक्शन है। तो इस डायग्राम में मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया है, अगर आपको लर्न करना है तो ये लर्न कर सकते हो। तो यहाँ से एयर आ गई तो ऑक्सीजन आ गया, तो ऐसे अल्वियोलाई में ये गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन चलाएगा इस ऑर्गन्स की तरफ, ऑर्गन्स में क्या हुआ है, ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को ले लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड वेसल में डाल दिया है और वैसे वो ट्रांसफ़र होते होते कहाँ पे आएगा, लंग्स के तरफ आएगा और CO2 को हम बाहर फेंक देंगे। तो ऐसा ये ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज रहेगा। लास्टली हम यहाँ पे देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ इरिथ्रोसाइट। जैसे कि इरिथ्रोसाइट का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, मतलब जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है प्रोडक्शन, जिसे हमने इरिथ्रोपोइसिस कहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये बोन मैरो में होता है और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी। सेकेंड जो है उसका मैचुरेशन, तो जैसे मैचुरेशन होगा मतलब उसमें से जो न्यूक्लियस रहेगा वो न्यूक्लियस निकल जाएगा और तभी जाके आरबीसी ये मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर्ड होने के 120 डेज के बाद वो ओल्ड हो जाएगी और जैसे ही वो ओल्ड हो गई वो फंक्शनलेस हो जाएगी और उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये ऐसी लाइफ साइकिल होगी और जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बॉडी में और नए से आरबीसीज बनते जाएंगे और इन्हें बनाने के लिए किडनी के पास एक
हार्मोन होता है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन होता है। जब कभी ब्लड में से आरबीसीज की क्वांटिटी कम हो जाती है, उसी टाइम किडनी जो है और जो लीवर है वो इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। और जैसे ही इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन इस बोन मैरो की तरफ आएगा, ये बोन मैरो आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो वो क्या है, डिटेल अगर आपको जानना है उस हार्मोन के बारे में तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ इरिथ्रोसाइट, मतलब इरिथ्रोसाइट्स जो है, आरबीसीज जो है, उसकी लेवल बॉडी में बढ़ गई तो क्या होगा, और अगर उसकी लेवल बॉडी में कम हो जाती है तो कौन से डिसऑर्डर को हमें फेस करना पड़ेगा, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।